हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज़ पे। तो दोस्तों, ये टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, कौन से साइन एंड सिम्टम्स इसमें डेवलप होते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाएगा और कैसे इस तरह की कंडीशन को मैनेज किया जाता है। यानी कि किसी इंडिविजुअल को अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसे किस तरह के फूड्स को लेना है और किस तरह के फूड्स को अवॉइड करना है, इन सारी पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात की गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ जैसा कि आपको पता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने की कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। यानी कि जब हमारी बॉडी ग्लूकोज का यूटिलाइज नहीं कर पाती, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो सेल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती, यानी कि उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता और वो ग्लूकोज एक्सेसिवली ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। यानी कि जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी में तो उस कंडीशन को डायबिटीज़ बोला जाता है। तो डायबिटीज़ दोस्तों दो टाइप का होता है, एक टाइप 1 और एक दूसरा होता है टाइप 2। यहाँ पे हम टाइप 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप 1 जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। जहाँ से हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में एक पॉइंट आपको बहुत क्लियर करना है कि एक हार्मोन है इंसुलिन, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में। यानी कि ये इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज से रिलीज होता है। पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं पेनक्रियाज में, वो बीटा सेल्स इस हार्मोन का प्रोडक्शन करती है और इसको रिलीज करती हैं। इस हार्मोन का काम क्या है? ये हार्मोन ग्लूकोज का यूटिलाइज कराता है सेल्स को। यानी कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो ग्लूकोज टिश्यूज तक यानी कि सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सेल्स पे जो चैनल होते हैं, जिन चैनल्स के थ्रू ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर करता है, उन चैनल्स को ओपन करने का काम ये इंसुलिन हार्मोन ही करता है। तो अगर इस इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी या इसकी एब्सेंस है तो हमारी जो सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो जिसकी वजह से ये ग्लूकोज ब्लड में ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है और इसी कंडीशन को बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज। तो एक तो टाइप 1 है जिसमें इंसुलिन ना होने की वजह से या इंसुलिन की मात्रा कम होने की वजह से डायबिटीज हो रहा है। दूसरा जो टाइप 2 है, उस टाइप 2 में क्या होता है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज उसको हम बोल सकते हैं। यानी कि उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तो अप्रोप्रिएट अमाउंट में होता है, जितना इंसुलिन का प्रोडक्शन होना है वो अमाउंट उसका प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो सेल्स हैं वो सेल्स इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो चुकी हैं। तो जिसकी वजह से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता और वो ग्लूकोज ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। तो टाइप 2 की बात तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या जब भी हम उस पॉइंट पे वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो नहीं हो रहा बिल्कुल, या फिर कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन तब आ सकती है जब आपकी इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स डैमेज हो रही हैं या उन सेल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारी जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारे ही जो सेल्स होती हैं पेनक्रियाज की, जो बीटा सेल्स हैं, उन बीटा सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है और वो एंटीबॉडीज़ उन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। गॉट इट? तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो अगर एंटीबॉडीज़ के द्वारा बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही हैं वही डैमेज हो गई, वही डिस्ट्रॉय होगी, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए इस डायबिटिक कंडीशन को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोला जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ इज लेस कॉमन देन टाइप 2 डायबिटीज़। अबाउट 5 to 10% ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ हैव टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप 2 के कंपेरिजन में बहुत कम कॉमन है। टोटल डायबिटीज़ के केसेस अगर देखें तो उनमें से टाइप 2 के ज़्यादा केसेस मिलते हैं, टाइप 1 के केसेस 5 to 10% ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि इंसुलिन कितना इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन के लिए। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक सेल है और ये जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं रेड कलर से, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। तो इंसुलिन जब तक यहाँ पे इन चैनल से बाइंड नहीं होता, इंसुलिन रिसेप्टर्स जो सेल में प्रेजेंट है, वो रिसेप्टर से जब तक इंसुलिन बाइंड नहीं होगा तब तक ये चैनल्स जो कि ग्लूकोज चैनल्स हैं जिनके थ्रू ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एंटर करना है,
जब तक इंसुलिन नहीं आएगा ये चैनल्स ओपन अप नहीं होंगे, और जैसे ही इंसुलिन बाइंड होगा ये ग्लूकोज चैनल्स ओपन अप होते हैं और ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है, तब जाके ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म उन सेल्स में स्टार्ट होता है। तो इंसुलिन ही क्या है यहाँ पे, ये की का काम करता है। इंसुलिन इज द की दैट अनलॉक्स द ग्लूकोज चैनल्स। एक की का काम कर रहा है, एक चाबी का काम कर रहा है। ये चाबी जब तक इस पर लग के ये ओपन नहीं करेगा लॉक को, तब तक ये चैनल्स आपके ओपन अप नहीं होंगे और ग्लूकोज अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि एक हेल्दी पर्सन में नॉर्मली क्या हो रहा है कि पैनक्रियाज अगर अपनी हेल्दी स्टेट में, यानी कि वहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है, बीटा सेल्स नॉर्मली इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही हैं, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नॉर्मली हो रहा है और इंसुलिन सेल्स तक मूव कर रहा है और ये चैनल्स को ओपन अप करेगा और ग्लूकोज ईजिली अंदर सेल्स तक एंटर करता है एक हेल्दी पर्सन में। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, अगर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो बीटा सेल्स के अगेंस्ट बनी है और वो एंटीबॉडीज़ इन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पेनक्रियाज कैन नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। पेनक्रियाज अनेबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करेगा तो सेल्स पे जो ग्लूकोज के चैनल्स हैं वो ओपन अप नहीं हो पाएंगे और ग्लूकोज अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ग्लूकोज ब्लड में ही एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है ग्लूकोज का। तो दिस इज द डायबिटिक कंडीशन, टाइप 1 डायबिटीज। बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स की, तो टाइप 1 डायबिटीज़ दोस्तों वैसे तो हर एज ग्रुप में ये संभव है कि आपको ये हर एज ग्रुप में होता है टाइप 1 डायबिटीज़, लेकिन ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ चिल्ड्रन में या टीन एज में या यंग एडल्ट्स में देखने को मिलता है। ये केसेस टाइप 1 डायबिटीज़ के वैसे तो हर एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन कम एज में आप कह सकते हैं कि अगर हम इसका अपीयरेंस देखें तो इट अपीयर्स एट टू नोटिसेबल पीक्स में देखने को मिलता है। फर्स्ट पीक अकर्स इन चिल्ड्रन अबाउट 4 to 7 years old एंड द सेकेंड इज इन चिल्ड्रन बिटवीन 10 to 14 years old। पहली जो पीक है यानी कि 4 to 7 years की एज ग्रुप में या तो इस एज ग्रुप में हो जाता है या फिर 10 to 14 ईयर्स की एज से ये होना स्टार्ट हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज। और इसके अलावा किसी भी एज में ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है तो पहले से ही इसके सिम्टम्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। अब कौन से साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर साइंस क्या है टाइप 1 डायबिटीज़ के। मेजर साइंस, पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को बार बार यूरिनेशन का सेंस आता है। इसके अलावा पॉलीडिप्सिया यानी कि इंक्रीज थर्स्ट, बहुत तेज प्यास लगती है, बार बार प्यास लगनी स्टार्ट होती है। वेट लॉस हो जाता है, इंक्रीज एपेटाइट, बहुत ज़्यादा भूख लगनी स्टार्ट होती है। ब्लड विजन, धुंधलापन आ जाता है विजन में, देखने में। बेड वेटिंग भी कभी कभी हो जाती है। बेड वेटिंग का मतलब है नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, यानी कि रात में उसको बेड में ही यूरिन उसकी निकल जाती है पेशेंट की। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है किन्हीं पेशेंट्स में। इसके अलावा अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी अगर प्रोलॉन्ग्ड रह जाती, काफ़ी लंबे समय तक अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की भी कंडीशन डेवलप हो जाती है। यानी कि अगर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है तो कीटोन बॉडीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं। कीटोन बॉडीज का जब ब्लड में एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होता है तो उसी कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो इसमें कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं? परसिस्टेंट फटीग, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। ड्राई स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होना, नोजिया या वोमिटिंग, बेचैनी होना या उल्टी का सेंस आना, कन्फ्यूजन हो जाता है पेशेंट को, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम, और फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर, यानी कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपके सांसों से एक फ्रूटी स्मेल आती है, एक फलों की जैसी स्मेल आनी स्टार्ट होती है। प्रोलॉन्ग्ड एबव कंडीशन, अगर ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की प्रॉब्लम अनट्रीटेड रह जाती है या फिर ज़्यादा समय तक परसिस्ट करती है तो ये प्रोग्रेस कर सकती है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में, यानी कि बेहोशी की प्रॉब्लम आ जाती है, पेशेंट अपना कॉन्शियसनेस खोने लगता है। कोमा की कंडीशन आ सकती है, ब्रेन पूरी तरह रेस्ट में जा सकता है और कभी कभी डेथ भी हो जाती है पेशेंट की। कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहला जो बड़ा कारण है, यहाँ पे मेजर कारणों की बात की गई है। जो सबसे बड़ा कारण है वो है ऑटो इम्यूनिटी, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि टाइप 1 डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। जब बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि वो सेल्स जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही है उनका डिस्ट्रक्शन अगर होगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी और ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन ब्लड में होना स्टार्ट हो जाता है। द बेस्ट कंपोनेंट ऑफ दिस ऑटो इम्यूनिटी आर बीटा सेल टारगेट
टारगेटेड एंटीबॉडीज़, बीटा सेल्स के लिए जब एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो जाता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो वो उन बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। दैट बिगिन टू डेवलप इन द मंथ्स एंड ईयर्स बिफोर सिम्टम्स अराइजेज। ऐसी जो घटना है जिसमें बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो रहा है, वो सिम्टम्स के ऑनसेट से कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले ही होना स्टार्ट हो जाता है वो डिस्ट्रक्शन, और उसके कुछ टाइम बाद ही फिर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं पेशेंट्स में। दूसरा जो कारण है वो जेनेटिक हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज इज पार्शियली कॉज्ड बाय जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके पूर्वजों में किसी पीढ़ी में, आपके पुराने पीढ़ी में अगर किसी को रहा है, तो चांसेस रहते हैं 1 to 9% चांसेस हैं कि आने वाली पीढ़ी में टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। फॉर समवन हुज पेरेंट्स हैज़ टाइप 1 डायबिटीज़ द रिस्क अराइजेज टू 1 to 9%। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर किसी के पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम है टाइप 1 डायबिटीज़ को, उसके आने वाली जनरेशन में ये प्रॉब्लम अपीयर हो सकती है। एक और जो मेजर कारण है वो है कुछ केमिकल्स या ड्रग्स ऐसी हैं जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या बीटा सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। उनमें से कुछ कॉमन ड्रग्स हैं, जैसे एक एंटीवायरल ड्रग है डिडेनोसिन करके ये ड्रग आती है। ये ड्रग क्या करती है, ये पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी बीटा सेल्स डैमेज हो सकती है और इंसुलिन प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो 5 to 10% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है जो इस ड्रग को इनटेक कर रहे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप हो जाए। सिमिलरली अप टू 5% ऑफ दोज हु टेक द एंटी प्रोटोजोल ड्रग, एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग भी ऐसी है जो बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकती है। उस ड्रग का नाम है पेंटामिडीन। अगर कोई इंडिविजुअल पेंटामिडीन ड्रग का इंटेक कर रहा है एक्सेसिवली, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उसके बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है और उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्टैटिन्स हैं, स्टैटिन ड्रग्स, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उसके लेवल को कम करने के लिए यूज की जाती हैं, कैन ऑल्सो कॉज टाइप 1 डायबिटीज़। ये ड्रग्स भी आपकी बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन करने में सक्षम रहती हैं। अगर इनका एक्सेसिवली यूज हो रहा है तो ये भी और इंसुलिन के प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है, जिससे टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, यानी हम कैसे जानेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है किसी इंडिविजुअल को। डायबिटीज़ इज टाइपिकली डायग्नोस्ड बाय ए ब्लड टेस्ट शोइंग अनयूजुअली हाई ब्लड शुगर। ब्लड में जो जो एक्युमुलेशन हो रहा है ग्लूकोज, उसी ग्लूकोज को डिटेक्ट किया जाता है ब्लड टेस्ट के थ्रू। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को चेक किया जाता है, और यहाँ पे अगर हम देखें WHO के अकॉर्डिंग टू WHO, शुगर लेवल एट और above 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आफ्टर फास्टिंग और एटलीस्ट 8 आवर्स। देखिए, फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, 8 आवर्स की फास्टिंग के बाद अगर आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं और वो लेवल आता है 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर वो लेवल आपका आ रहा है, तो उस कंडीशन को डायबिटीज़ कंडीशन हम बोल सकते हैं, यानी कि वो पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। और इसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद, यानी कि ग्लूकोज इंटेक करने के 2 घंटे के बाद अगर आप ग्लूकोज लेवल को चेक कर रहे हैं अपने ब्लड में और वो लेवल आपका आके आता है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर वो लेवल कितना आता है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर वो लेवल आता है, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इंडिविजुअल को क्या है, डायबिटीज़ है। गॉट इट। दूसरा जो टेस्ट है दैट इज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को भी हम चेक कर सकते हैं। तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, यानी कि HbA1c भी इसको बोला जाता है, इसका लेवल अगर 5.7% है, यहाँ तक अगर लेवल है तो इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। और यही लेवल अगर 5.7 से 6.4% के बीच में अगर है तो उसको प्री डायबिटीज़ बोला जाता है, यानी कि डायबिटीज़ के बॉर्डर लाइन पर है वो इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल का जो HbA1c लेवल है वो 5.7% से 6.4% के बीच में अगर है तो उसको प्री डायबिटिक पेशेंट बोला जा सकता है, यानी कि उसमें डायबिटीज़ हो सकता है, वो बॉर्डर लाइन पर है। और यही लेवल अगर 6.5% या फिर इससे ऊपर चला जाए तो वो पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि उस पेशेंट को डायबिटीज़ है। इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ भी हम कर सकते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़, यानी कि आपको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, तो इसमें हम ऑटो एंटीबॉडीज़ के डिटेक्शन के थ्रू भी इस कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ को।
अब दोस्तों बात अगर ट्रीटमेंट की करें तो वैसे तो कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है डायबिटीज़ की कंडीशन में। डायबिटीज़ को केवल बैलेंस करके आप मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अपनी आदतों पर आप कंट्रोल करके, अपने खान-पान पे ध्यान देके, अपने डाइट पे ध्यान देके आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल को। इसके अलावा अगर इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ की कंडीशन है तो मेडिकल में इंसुलिन के इंजेक्शन के थ्रू भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इंसुलिन कम बन रहा है बॉडी में, डेफिशिएंसी है या नहीं बन रहा है, तो इंसुलिन के इंजेक्शंस के थ्रू भी इसको मैनेज किया जा सकता है। और इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दें, यानी कि कौन सी चीज़ आपको खानी है, कौन सी चीज़ आपको नहीं खानी है। उसी पे हम आगे बात करने जा रहे हैं। फूड टू अवॉइड, कौन सा फूड आपको नहीं खाना, इसकी हम पहले बात करेंगे। तो एडेड शुगर्स आपको नहीं लेने हैं सबसे पहले तो, यानी कि कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड करके कोई लिक्विड हम ले रहे हैं, सपोज हम दूध पी रहे हैं, तो उसमें आप एडिटिव शुगर्स ना डालें उसमें, यानी कि चीनी। सबसे मेन चीज़, आप वाइट जो आपकी शुगर है चीनी, उसका यूज़ ना करें, उसको ना लें। दूसरा, रिफाइंड ग्रेन्स ना लें, सच एज वाइट ब्रेड है या पास्ता या वाइट राइस का इंटेक ना करें, अवॉइड करें उनको। स्वीट ट्रीट्स जैसे सच एज केक है, बिस्किट्स है, पेस्ट्रीज हैं या कैंडीज़ यानी कि टॉफ़ीज़, इनका यूज़ ना करें, इनको ना लें। जूस ड्रिंक्स ना लें, यानी कि एक्सेसिव जूस का इंटेक ना करें आप। फ्राइड फूड्स को अवॉइड करें या जंक्स फूड को भी अवॉइड करें आप। गॉट इट? जो चाइनीज़ फूड आज के टाइम पे इंटेक किए जाते हैं उससे भी आप बचें, उसको भी ना लें। फ्राइड फूड से बचें, जैसे फूड जो कि आपके सैचुरेटेड फैट जिनमें ज़्यादा मात्रा में रहता है, सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट्स, जैसे आपके बटर है या आपकी चीज़ है, इस तरह के जो सैचुरेटेड फैट्स हैं जिनमें ज़्यादा रहते हैं, इस तरह के फ्राइड फूड्स को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या खाना है आपको टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में। फाइबर फूड्स को लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फाइबर फ्रूट्स में जैसे बीन्स हैं या होल ग्रेन्स, साबुत दाना आप लीजिए। कोई भी अगर आप दाल ले रहे हैं तो साबुत फॉर्म में लीजिए उसको आप, ठीक है? धुली हुई दाल को आप यूज़ ना करें। फ्रूट्स का इंटेक करिए, वेजिटेबल्स लीजिए, और इसका जो डाइट है वो 25 से 30 ग्राम पर डे आप कंज्यूम करिए कम से कम, ठीक है? इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन है या ऑरेंज है, इस तरह के जो खट्टे फल हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। टोमेटोज़ का इंटेक आप कर सकते हैं। नट्स आप ले सकते हैं, जैसे नट्स में अखरोट, आप अखरोट का इंटेक कर सकते हैं डायबिटीज़ के केस में। फिश हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश का आप इंटेक कर सकते हैं। मछली आप खा सकते हैं जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे सैल्मन वगैरह आप इंटेक कर सकते हैं। तो बैलेंस डाइट आपको लेना है और वही फूड आपको लेने हैं जिसमें कैलोरी कम हो। गॉट इट? और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करना बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है जिन लोगों में ये प्रॉब्लम है टाइप 1 डायबिटीज़ की, क्योंकि एक्सरसाइज करना इंसुलिन को ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है, यानी कि इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होना स्टार्ट होता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। तो आपकी जो मसल सेल्स हैं वो ग्लूकोज का अच्छा यूटिलाइज करना स्टार्ट करती हैं। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट के साथ साथ आप एक्सरसाइज रेगुलर हैबिट्स में आप अपने लेके आइए। तो दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में वीडियो आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ इसको आप दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।